हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। पिछले क्लास में जो हम लोग लेक्चर देखे थे वो एक पीएसएलवी था, पीएसएलवी 2। ठीक है, उसके पहले हम लोग डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड तक बात कर चुके थे। कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब ये क्या चीज है? ठीक है, अभी तक हम लोग जैसे अपना सीक्वेंस क्या चल रहा था, पहले हम लोग बात किए कि कूलम्स लॉ क्या है और कैसे फोर्स लगता है। फिर हम लोग देखें कि कोई भी फील्ड फोर्स जो होता है उसके लगने के पीछे रिस्पॉन्सिबल है फील्ड, है ना। फील्ड को हम लोग समझे कि अपने सराउंडिंग में एक इफेक्ट जनरेट करके रखता है जिसकी वजह से फोर्स लग रहा होता है। फील्ड का डायरेक्शन वगैरह देखिए, बहुत चीजों के लिए फील्ड का कैलकुलेशन किए। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अब क्या है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एक प्रॉब्लम है कि वो हमको दिखता नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड विजिबल नहीं है। अगर किसी दिन हमको इलेक्ट्रिक फील्ड विजिबल हो जाए, है ना, तो ये चार्ज है, इस चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, एक इफेक्ट मौजूद है जो हमको दिख नहीं रहा है। किसी दिन अगर वो इफेक्ट दिखने लग जाए या हमको किसी को उसको विजुअलाइज कराना हो कि देखो इसके सराउंडिंग में एक इफेक्ट है, ये बात तो पक्का है, लेकिन कैसा दिखता होगा वो, उसका पैटर्न किस प्रकार का होगा, तो उसके पैटर्न को समझाने के लिए हम लोग कुछ लाइंस ड्रॉ करते हैं, है ना, जिसको हम लोग बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। मतलब ये ऐसा चीज है कि किसी चार्ज के आसपास जो इफेक्ट फैला हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड का, उस इफेक्ट के पैटर्न को हम लोग ड्रॉ करते हैं कि मतलब अगर किसी दिन विजुअलाइज हो जाए तो कैसा दिखेगा वो हम लोग देखना चाह रहे हैं। मान लो मार्केट में किसी ने एक ऐसा स्प्रे बन गया, है ना, कि वो स्प्रे खरीद के लाए और चार्ज के आसपास छिड़क दी, तो वो विजिबल, वो इफेक्ट जो है वो विजिबल हो गया। ऐसे इमेजिनरी बात कर रहे हैं, तो वो कैसा दिखेगा, है ना, उसको हम लोग देखने का कोशिश करने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। बात क्लियर है क्या करने वाले? तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिफाइन करना हो तो हम लोग बोल सकते हैं कि क्या चीज है ये, तो दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पेपर या ऑन बोर्ड। ठीक है, बोर्ड पर या पेपर पर उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो लिख लेना ये पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात तो ठीक है। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो अब ये कैसे इसको बनाते होंगे, कैसे हम इसको बनाना सीखेंगे। तो देयर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज और सर्टेन रूल्स, है ना, जिसको फॉलो करते हुए हम लोग किसी चार्ज के आसपास वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कैसा जाल बिछा हुआ होगा, उस जाल को या उस पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हम लोग एक एक करके प्रॉपर्टीज लिखना चालू करते हैं, और जैसे जैसे हम लोग प्रॉपर्टीज लिखेंगे तो हमको समझ में आते जाएगा कि इसको कैसे ड्रॉ करना है ना, या इसका क्या रूल्स रहता है। प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फर्स्ट, अब लिखते जाएंगे। पहला प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस originate from positive charge and terminate into a negative charge. Electric field lines originate from a positive charge and terminate into a negative charge. अभी हम लोग पहले 2-3 प्रॉपर्टी लिखेंगे और फिर उस 2-3 प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे डिटेल में कि क्या कहना चाह रहा है। अभी लिखते जाएंगे। तो पहला प्रॉपर्टी हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होता है, नेगेटिव में टर्मिनेट होता है। सेकंड, अच्छा एक छोटा सा बात याद दिलाते हैं, जैसे 11th क्लास में जब हम लोग फ्लूइड पढ़ते हैं तो फ्लूइड डायनेमिक्स में स्ट्रीम लाइंस ड्रॉ किया जाता था। स्ट्रीम लाइंस कुछ ऐसे लाइंस होता था, है ना, उसका कुछ प्रॉपर्टी होता था
कि किसी पॉइंट पे टेंजेंट बनाओ तो वहां वाले पार्टिकल के वेलोसिटी का डायरेक्शन देगा। तो वो स्ट्रीम लाइंस क्या था, स्ट्रीम लाइंस किसी जगह फ्लो हो रहे फ्लूइड का स्ट्रीम लाइन फ्लो को रिप्रेजेंट करने के लिए लाइंस था, है ना। कहीं अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है, कैसा फ्लो, स्ट्रीम लाइन फ्लो अगर हो रहा है फ्लूइड का, तो स्ट्रीम लाइन फ्लो को पेपर में दिखाने का जो जरिया होता था दैट इज स्ट्रीम लाइंस। ठीक है, तो ऐसे उससे काफी कुछ मिलता जुलता दिखेगा, इसलिए वो बात याद दिला दी है। अगर वो बात नहीं भी याद है, नहीं पता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट इनटू अ नेगेटिव चार्ज। सेकेंड, टेंजेंट एट एनी पॉइंट, प्रॉपर्टी नंबर 2 लिख रहे हैं, टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, tangent at any point to the electric field lines gives the direction of electric field at that point. Tangent at any point to the streamline to the electric field lines gives the direction of electric field at that point. ठीक है, ये हो गया पॉइंट नंबर 2। एक एक करके सब समझने वाले हैं, लिखते जाओ भाई। प्रॉपर्टी नंबर 3, डेंसिटी ऑफ field lines, density of electric field lines at a point represents, density of electric field lines at a point represents magnitude of electric field at that point, represents magnitude of electric field at that point। तो ये अपना 3 प्रॉपर्टीज हो गया। पहले इन तीनों को समझते हैं तो हम लोग को कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का आइडिया मिल जाएगा। तो देखना, हम क्या कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं। इन 3 पॉइंट को समझते हैं। तो हम ले रहे हैं एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज। आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न ड्रॉ करने वाले हैं। आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज का मतलब पूरे दुनिया में खाली ये अकेला एक पॉजिटिव चार्ज है, अकेला यही चार्ज ही है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ क्या, यही एक चार्ज है और पूरे दुनिया में इसके आसपास कहीं कोई चार्ज नहीं है। तो ये हुआ आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज। इसका फील्ड लाइंस हम लोग इन रूल्स के तहत ड्रॉ करने का कोशिश करते हैं। तो रूल नंबर 1 या प्रॉपर्टी नंबर 1 ये बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट इनटू अ नेगेटिव चार्ज। तो ये रहा पॉजिटिव चार्ज, यहां से ओरिजिनेट हुआ एंड टर्मिनेट इनटू अ नेगेटिव चार्ज। तो शुरुआत इसका पॉजिटिव चार्ज से होगा और खत्म कहां होगा, नेगेटिव चार्ज पर। तो इससे जो लाइन निकला, ये नेगेटिव चार्ज की तलाश में घूम रहा है। अगर नेगेटिव चार्ज नहीं मिला तो ये कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या है, इसको क्या चाहिए, नेगेटिव चार्ज चाहिए। तो नेगेटिव चार्ज मिल गया तो वहां खत्म हो जाएगा, नहीं तो नेगेटिव चार्ज की तलाश में भटकता रहेगा। कहां तक, इंफिनिटी तक चला जाएगा। फिर ऐसे यहां से निकला, पॉजिटिव से ओरिजिनेट हो रहा है, नेगेटिव चार्ज की तलाश में इंफिनिटी। तो ऐसे बहुत सारा लाइन। अच्छा, एक चार्ज से कितना लाइन निकल सकता है, इनफाइनाइट, कोई काउंटिंग नहीं है, है ना। तो हम लोग को कहीं ना कहीं रुकना है, तो कुछ लाइंस हम लोग बना दिए, ये हो गया। और समझना ये 2D में नहीं है, ये 3D में है। मतलब ये पॉइंट चार्ज है तो खाली इस प्लेन में नहीं, इससे इधर भी निकल रहा होगा, इधर इधर हर डायरेक्शन में। ऐसे जैसे एक बल्ब से, एक छोटा सा बल्ब अगर तुम जलाओगे तो रोशनी जैसे हर तरफ फैलता है, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस तरह से ऐसे फैला हुआ है चारों तरफ। और कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। अब ये तो अभी हम खाली पहला पॉइंट यूज किए कि पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट हो रहा है और नेगेटिव में टर्मिनेट होने के लिए जा रहा है। नेगेटिव नहीं मिला तो कहां जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा। अब पॉइंट नंबर 2 बोलता है कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर कहीं टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। जैसे यहां पर अब स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन पे टेंजेंट तो यही लाइन ही बन जाएगा। जैसे यहां टेंजेंट बनाएंगे तो यही बनेगा, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, ये एरो ऐसे बना हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर।
यहां देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, स्ट्रेट लाइन पे टेंजेंट तो खुद ही लाइन हो जाएगा। कोई बोलेगा सर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां तो टेंजेंट ही नहीं बन सकता, तो वहां पर भी तो फील्ड लाइन है। अरे हम लोग सारा थोड़ी बनाए, यहां पर एक लाइन ऐसे बना दो और यहां एक टेंजेंट बना दो, कितना लाइंस निकल रहा है, इनफाइनाइट। हम लोग सारा लाइन थोड़ी बना सकते हैं। तो जहां पे तुमको चाहिए, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, तो यहां पर भी ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये ऐसा लाइन बनेगा और यहां पे टेंजेंट बना दो। तो अब हमको पता है, देखो इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर डायरेक्शन चाहिए तो हम यहां टेंजेंट ड्रॉ किए तो ऐसे बन रहा है, तो ये डायरेक्शन बता रहा है। तो जो प्रॉपर्टी है वो ये बता रहा है कि इस जगह पर फील्ड का डायरेक्शन ये होना चाहिए। और ये तो हम लोग को पहले से भी पता है कि पॉजिटिव चार्ज से किसी पॉइंट पर फील्ड का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज रहने वाला है। बात क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 बोल रहा था कि डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट्स density of electric field lines at a point represents magnitude of electric field at that point। तो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब क्या है कि लाइंस वहां कितना पास में है, जितना लाइंस एक दूसरे के पास में होगा वहां डेंसिटी उतना ज्यादा है, जहां लाइंस जितना दूर दूर होगा डेंसिटी उतना कम है, और जहां डेंसिटी ज्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड वहां ज्यादा है, जहां डेंसिटी कम है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी है। जैसे कि अगर हम इन दो पॉइंट को कंपेयर करें, पॉइंट ए और पॉइंट बी, ये बताओ कि इन दोनों पॉइंट्स में किस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी ज्यादा है। तो तुम बोलोगे सर पॉइंट ए पर ज्यादा है, क्लियरली दिख रहा है क्योंकि वहां पर लाइंस पास पास में, यहां पर गैप ज्यादा है। तो इससे हम कंपेयर कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। हम लोग वैल्यू नहीं बता सकते, समझना, बस हम दो पॉइंट पर कंपेयर कर सकते कि अच्छा यहां फील्ड का वैल्यू ज्यादा है और यहां फील्ड का वैल्यू कम है। तो पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है और पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम है। और ये बात तो हम लोग पहले से जानते थे कि चार्ज के पास में जो पॉइंट है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा और दूर जो होगा वहां पे फील्ड कम होता जाएगा। जितना दूर पॉइंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ उतना कम हो जाएगा। क्यों? KQ/R² होता है, 1/R² पर डिपेंड करता है। तो ये हो गया फर्स्ट 3 पॉइंट्स। पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होता है, नेगेटिव में टर्मिनेट होता है। टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा उस पॉइंट पर, और किसी पॉइंट पर फील्ड लाइंस का डेंसिटी जब बोलते हैं तो फील्ड लाइंस कितना पास में है या कितना दूर है। तो डेंसिटी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? उस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जैसे अगर हमको कोई बोले कि आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज के लिए अगर हम ड्रॉ करें कि सर आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज के लिए ड्रॉ कर दीजिए, तो अगर आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज है मतलब पूरी दुनिया में यही और कोई नहीं है, ये नहीं है, खाली दुनिया में एक नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, आसपास कुछ नहीं है, तो अगर ऐसा होता तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पिक्चर कैसा दिखता? पहली बात तो यहां तुमको समझ में आ गया, ये बिल्कुल ऐसा है कि एक छोटा सा बल्ब है ना, छोटा सा बल्ब, उससे रोशनी निकल रहा है तो हर डायरेक्शन में ऐसे फैल रहा है। बिल्कुल एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरीके से फैला हुआ है। अगर किसी दिन ऐसा स्प्रे बन गया दुनिया में जिसको ला के आसपास छीट दो और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विजिबल हो जाए या इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न विजिबल हो जाए तो बिल्कुल यही पैटर्न तुमको दिखने वाला है। आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज, इसके लिए अगर ड्रॉ करें तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट इनटू नेगेटिव चार्ज। तो टर्मिनेट होने के लिए तो जगह मिल गई, आके यहां खत्म हो रहा है, लेकिन आ कहां से रहा होगा? पॉजिटिव चार्ज से आ रहा होगा, और पॉजिटिव चार्ज अगर नहीं मिला तो कहां से आ रहा होगा? इंफिनिटी से आ रहा होगा। तो अब तुमको एक बात समझ में आ रहा होगा कि इसके और इसके पैटर्न में क्या फर्क रहने वाला है, खाली एरो का डायरेक्शन पलट जाएगा। जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है सब नेगेटिव में टर्मिनेट हो रहा है, और आ कहां से रहा है? पॉजिटिव से आ रहा है, लेकिन पॉजिटिव नहीं मिला तो कहां से आ रहा है? इंफिनिटी से आ रहा है। अब ये सारा चीज यहाँ पे वैलिड है। अब इसमें फर्क क्या है कि तुम किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे, जैसे यहाँ पे टेंजेंट, तो यही लाइन है, लेकिन एरो इधर है, तो ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, यहां बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। बात क्लियर हुआ? तो यहां पहला 3 प्रॉपर्टी से हम लोग को कुछ आइडिया लगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
को कैसे ड्रॉ किया जाता होगा। आगे चलते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4, two electric field lines can never intersect each other. Two electric field lines can never intersect each other. दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी भी कट नहीं कर सकता। तुम बोलोगे सर ऐसा क्यों? सुनो, मान लो ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये इस पॉइंट पे कट कर दिया। हम कॉन्ट्राडिक्शन से ये प्रूव कर देंगे कि ऐसा नहीं हो सकता है। तो क्या नहीं हो सकता? दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट नहीं कर सकता। कैसे? मान लो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ने एक दूसरे को कट कर दिया, तो जब कट कर दिया, प्रॉपर्टी नंबर 2 ये बोलता है कि किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो फील्ड का डायरेक्शन देगा। अब इस फील्ड लाइन को हम देखें तो इस जगह पर टेंजेंट ऐसे बनेगा, और अगर हम इस फील्ड लाइन को देखें तो इस फील्ड लाइन के हिसाब से इस इंटरसेक्शन वाले पॉइंट पर टेंजेंट ऐसे बनेगा। एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन फील्ड का मिल रहा है, यूनिक डायरेक्शन नहीं मिल रहा है ना। तो एक पॉइंट पर तो नेट एक ही जगह फील्ड होगा किसी एक डायरेक्शन में। ये बता रहा है कि नहीं फील्ड इधर भी फील्ड इधर भी, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दो टेंजेंट पॉसिबल हो रहा है। तो इसीलिए दो फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि कारण क्या है ना। तो टू फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट डिफाइंड। बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट डिफाइंड, या यूनिकली डिफाइंड नहीं है, दो डायरेक्शन दे रहा है। ठीक है, तो एट द पॉइंट, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट डिफाइंड, इसलिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। हटाएं इसको। प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 लिखते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस through a charge, number of electric field lines through a charge represents magnitude of charge. Number of electric field lines through a charge represents magnitude of charge. मतलब किसी चार्ज से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है वो उस चार्ज के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, या यूं कह लिया जाए कि वो उस चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल है। जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा बड़ा होगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उतना ज्यादा निकलेगा। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस थ्रू अ चार्ज इज, या नंबर ऑफ फील्ड लाइंस थ्रू अ चार्ज रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, है ना। अब तुम जैसे हम ये बोलेंगे ना, तुम बोलोगे सर अभी तो आप बता रहे थे कि एक चार्ज से कितना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकल सकता है, इनफाइनाइट। तो जब इनफाइनाइट फील्ड लाइंस किसी चार्ज से निकल सकता है, तो फिर छोटा या बड़ा चार्ज होने से ज्यादा कम कैसे हो जाएगा? इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट है। समझना बात को। देखो, पहले हम क्या बोल रहे हैं ये समझो। हम ये बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। जो जितना बड़ा चार्ज होगा उससे उतना ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ओरिजिनेट या टर्मिनेट होने वाला है। अब फील्ड लाइंस तो इंफिनिटी निकलता है, तो एक बात समझना, इंफिनिटी भी छोटा और बड़ा हो सकता है। तुम बोलोगे सर बहुत अजीब टाइप का बात आप कर रहे हैं, तो सुनते जाओ। मान लो e टू दी पावर x है ना, y1 इक्वल टू e टू दी पावर x है, एंड y2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स e टू दी पावर x है। ठीक है, अगर x बहुत बड़ा नंबर है, x टेंड्स टू इंफिनिटी पर ये कहां जाएगा? इनफाइनाइट जाएगा। और x टेंड्स टू इंफिनिटी पर ये कहां जाएगा? ये भी तो इनफाइनाइट ही जाएगा। लेकिन ये भी इंफिनिटी, ये भी इंफिनिटी, लेकिन
अगर हम y2 अपॉन y1 करें तो 2e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर x, ये नंबर कितना आ गया 2। तो ये भी इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है और ये भी इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, दोनों नंबर इनफाइनाइट है, लेकिन इन दोनों को कंपेयर करें तो बड़ा कौन है, ये वाला नंबर बड़ा है, और ये नंबर इससे कितना बड़ा है, 2 गुना है। बात समझ में आया है ना? तो कोई चीज बहुत बहुत लार्ज नंबर में है ना, तो तब भी वहां पे कंपैरिजन हो सकता है। तो वही बात है कि ऐसा समझो है ना कि इससे एक से अगर एक का मैग्नीट्यूड q है और दूसरे का मैग्नीट्यूड 2q है, तो इससे अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकल रहा है, इनफाइनाइट मतलब बहुत लार्ज, बहुत बड़ा नंबर, तो इससे उस बहुत बड़े नंबर का 2 गुना निकल रहा होगा, है ना? ये समझ में, ये इस वाले एग्जांपल से। तो वही हम बोल रहे हैं, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो क्या है कि मान लो एक चार्ज है q1, ठीक है, इससे हम कुछ फील्ड लाइन बनाएंगे। दूसरा एक चार्ज है q2, अच्छा फील्ड लाइन निकल रहा है या जा रहा है, इसको देख के चार्ज का मैग्नीट्यूड समझ में आ जाएगा। मतलब ये एरो इधर है तो ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर इधर आ रहा होता तो नेगेटिव चार्ज होता। एक से कितना लाइंस निकल सकता है, इनफाइनाइट, लेकिन हम लोग तो कुछ लाइंस ही बनाते हैं, ठीक है। अब एक चीज समझो, जैसे यहां इससे कितना लाइंस निकाला गया, 1 2 3 4 5 लाइंस बनाए, इससे कितना बनाए 1 2 3 4 5 6 7 8, इससे 8 लाइंस बनाए। तो अगर हमसे कोई पूछ ले खाली ये फोटो देख के कि गिव द रेशियो ऑफ q1 इज टू q2, q1 बाई q2 कितना है, तो हमको पता है कि q1 बाई q2 किसके बराबर होगा, n1 बाई n2, q इज प्रोपोर्शनल टू n। तो इससे 5 लाइंस निकल रहा है और इससे 8 लाइंस निकलता हुआ दिखाया गया है, तो पक्का है कि q1 और q2 किस रेशियो में है, 5:8। अब एक बात समझना, जब तुम किसी चार्ज से फील्ड लाइंस, एक चार्ज से फील्ड लाइन बना रहे हो q से, तो भाई इससे कितना लाइंस बनाओगे, कितना भी बना सकते हो, है ना? वो तुम्हारे ऊपर है। तुम मान लो 4 लाइन बना दिए, कोई 6 लाइन बना देगा, 5 लाइन बना देगा, 10 लाइन बना देगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसी के साथ में अगर तुमको 2q चार्ज दिया और इसका भी नंबर ऑफ लाइंस बनाना है, इससे अगर तुम 5-6 लाइन बनाए हो, जैसे इससे हम कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइंस अगर दिखाए हैं, तो फिर हमको इससे 16 लाइंस निकलते हुए दिखाना पड़ेगा। इससे, इसमें तुम कितना लाइंस दिखा रहे, कितना भी दिखा दो, लेकिन इससे जितना दिखाए हो इसमें उसका डबल लाइंस तुमको दिखाना पड़ेगा। या इसमें तुम कितना भी लाइंस दिखा दो तो फिर इससे जितना लाइंस दिखाया हो इसमें उसका आधा नंबर ऑफ लाइंस बनाना पड़ेगा। तुमको ये रेशियो मेंटेन करके करना पड़ेगा। खाली एक चार्ज के लिए बना रहे हो, कितना भी बना दो, क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस कितना होता है, इनफाइनाइट, उसका कोई काउंटिंग नहीं है। लेकिन अगर साइड बाय साइड 2-3 चार्ज का बना रहे हो तो तुमको वो चार्ज और नंबर ऑफ लाइंस के रेशियो को मेंटेन करके चलना होगा, नहीं तो ये गलत काउंट होगा, है ना, ये एक ब्लंडर में काउंट किया जाएगा। और जब तुमको पेपर में देगा भी, अगर 2 चार्जेस का फील्ड लाइन बनाकर दे रखा है तो वो भी इस बात को मेंटेन करके चलेगा कि हम इससे जितना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बनाए हैं, अगला वाला चार्ज जिस रेशियो में है हम उससे उसी के हिसाब से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बनाएंगे। और कई बार क्या होगा ना कि मान लो ऐसा फोटो दे दिए और हम तुमसे पूछे कि बताओ q1 is to q2 कितना है, तुमको लग रहा है कुछ डेटा तो दिया ही नहीं है, कैसे पूछ लिया, कुछ कोई कैलकुलेशन नहीं है, ये नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है ना, यही इसका डेटा है। बात क्लियर हो गया? एक चार्ज के लिए अगर खाली बना रहे हो तो जितना बनाना बना दो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर 2 या 3 चार्ज साइड बाय साइड बना रहे हो तो फिर उसी प्रोपोर्शन में नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बनाना होगा। एक के लिए जितना बनाना है बना दो, फिर दूसरे के लिए उसी के हिसाब से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ड्रॉ किया जाएगा। इज इट क्लियर? हटाया जाए इसको। तो अभी तक हम लोग क्या क्या बात कर चुके हैं, एक बार सुने। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस में हम लोग क्या क्या जानते हैं। पहला बात, पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होता है, नेगेटिव में टर्मिनेट होता है। दूसरा बात, किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वहां फील्ड लाइंस का डायरेक्शन मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिलेगा। तीसरा बात, किसी भी पॉइंट पर जो
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी है वो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। चौथा बात, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। करने पर दिक्कत क्या है, वहां पर फील्ड का डायरेक्शन डिफाइंड नहीं होगा, यूनिकली डिफाइन नहीं कर पाएंगे, मतलब डिफाइन नहीं कर पाएंगे। पांचवा बात, नंबर ऑफ फील्ड लाइन जो है वो चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, बस ये देख लेना कि फील्ड लाइंस निकल रहा है या मतलब ऑरिजिनेट हो रहा है या टर्मिनेट हो रहा है, उसके हिसाब से साइन डिसाइड हो जाएगा। बात यहां तक क्लियर है? ठीक है। जैसे हम लोग आइसोलेटेड पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए तो ड्रॉ कर लिए, अब मान लो अगर हमको इसके लिए ड्रॉ करना हो, ये माइनस और प्लस क्यू का पेयर है, इसके लिए हम लोग को ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या हो गया, ये तो डाइपोल हो गया है ना, इस डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न हम लोग को ड्रॉ करना है। ठीक है। और अभी क्या है कि ये आइसोलेटेड नेगेटिव नहीं, आइसोलेटेड पॉजिटिव नहीं है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव आसपास रख दिया गया है। ड्रॉ करके देखते हैं। ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे के फील्ड लाइंस को अफेक्ट करेगा और एक नए टाइप का पैटर्न, आइसोलेटेड पॉजिटिव का जैसा होता था और आइसोलेटेड नेगेटिव का जैसा होता था, उससे एक नए टाइप का पैटर्न यहां पर उभर कर आएगा। ड्रॉ करते हैं। देखो, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव और दोनों बराबर बराबर मात्रा में है। बराबर मात्रा में इसका मतलब कि जितना इससे फील्ड लाइंस निकलेगा एग्जैक्टली उतना ही इसमें टर्मिनेट करेगा, है ना। दोनों से मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बराबर पास होते हुए दिखाना है। पॉजिटिव से निकला, नेगेटिव में टर्मिनेट हो गया। ठीक है। फिर अब देखते हैं, ऐसे क्या था, इससे ऐसे निकल रहा था, ऐसे जा रहा था, ये ऐसे क्यों जा रहा था, इन्फिनिटी, ये सीधा निकला और जा रहा है नेगेटिव चार्ज की तलाश में, नहीं मिला तो कहां पहुंच गया, इन्फिनिटी पे। अभी तो मिल गया ना, यहां से निकला, ओ ये रहा नेगेटिव चार्ज, टर्मिनेट हो गया। यहां से ऐसे निकल के ऐसे जा रहा था, ये रहा नेगेटिव चार्ज। यहां से ऐसे जा रहा था, ऐसे, ये रहा नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव से निकल रहा है, नेगेटिव में टर्मिनेट हो रहा है। इस लाइन का मतलब क्या है, ये ऐसे और घूम के आया है ना, पूरा नहीं बना रहे। जैसे ये ऐसे निकलता तो ये और ऐसे घूम के इधर आता है, ये ऐसे सीधा चला गया, ये वाला लाइन ऐसे, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा। तो जितना लाइन वहां से निकलेगा वो सब यहां टर्मिनेट हो जाएगा। और जैसे ये वाला निकला, तो ये पूरा इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न बनेगा। कैसे, एक बार समझना है इसको, और हम इसको क्रॉस वेरीफाई भी करके दिखाएंगे कि अच्छा हाँ, फील्ड लाइंस का जो पैटर्न ड्रॉ किया गया ठीक है। पॉजिटिव से निकला, पहले ऐसे निकल रहा था, ये इधर ऐसे पूरा फैल रहा था। अब क्या हुआ, पॉजिटिव से निकला, सामने नेगेटिव मिल गया, टर्मिनेट हो गया। पॉजिटिव से निकला, ऐसे जाता, अच्छा नेगेटिव मिल गया, टर्मिनेट हो गया। पॉजिटिव से निकला, नेगेटिव मिल गया, टर्मिनेट हो गया। पॉजिटिव से निकला, नेगेटिव मिल गया, टर्मिनेट हो गया। पॉजिटिव से निकला, नेगेटिव मिल गया तो टर्मिनेट हो गया। सेम जैसा ऊपर हो रहा है वैसे नीचे, पॉजिटिव से निकला, नेगेटिव मिल गया, टर्मिनेट हो गया। पॉजिटिव से ऐसे निकला, नेगेटिव मिल गया, अभी ऐसे घूमते हुए आके एरो का साइन यहाँ उल्टा बन गया है, सब ऐसे घूम घूम के, जो जितना इधर से निकल रहा है उतना ज्यादा घूम के आ रहा है। तो ये ऐसे पूरा इनफाइनाइट तक घूमते हुए आएगा और ये नेगेटिव में टर्मिनेट हो जाएगा। जैसा ऊपर बन रहा है वैसा नीचे, है ना। नीचे क्या है, पूरा 3D में बन रहा है सब लोग। तो ये अगर प्लस माइनस आसपास में रखा हुआ है ना, तो इस टाइप का। अब एक चीज का हम ध्यान रखें कि जितना लाइंस हम इससे निकलते हुए दिखाए हैं उतना ही लाइंस इसमें टर्मिनेट होते हुए दिखाए हैं, क्योंकि दोनों चार्ज बराबर बराबर मात्रा में मौजूद था। इस बात को हम लोग को ध्यान में रखते हुए चलना है। तो ये हो गया एक डाइपोल का
फील्ड का पैटर्न। अब क्रॉस वेरीफाई करने का तरीका देखो, हमको पता है कि किसी भी पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वहां पे हमको फील्ड का जो डायरेक्शन है वो मिलना चाहिए। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये डाइपोल का एक्सिस हो गया, डाइपोल मोमेंट ऐसे है, ये एक्सिस, एक्सिस पर फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, जैसे पहले यहां टेंजेंट ड्रॉ करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा, यहां टेंजेंट ड्रॉ करो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा। एक्सिस पर फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, एक्सिस पर फील्ड का डायरेक्शन वही होता है जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, डाइपोल मोमेंट ऐसे देख लो, एक्सिस पे फील्ड का डायरेक्शन वही है। एक्सिस कहां से कहां काउंट होता है, इसके बीच के पॉइंट को नहीं मानते हैं, इधर और इधर, मतलब अगर ये डाइपोल है तो इधर और ये इधर, ये एक्सिस होगी। डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, ऑपोजिट टू डाइपोल मोमेंट। देखो ये पूरा इक्वेटोरियल लाइन है, यहां पर अगर हमको फील्ड का डायरेक्शन देखना है तो टेंजेंट ऐसे बनेगा, टेंजेंट ऐसे बनेगा, मतलब ये टेंजेंट बता रहा है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होना चाहिए, तो सही बात है, ये डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन का उल्टा हो गया। बात क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग जो पॉइंट्स हम लोग को पता है उससे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं, और कभी भी आइडेंटिफाई करना है ना, मतलब वेरीफाई करना है कि सही है कि नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हमको आइडिया हो कि भाई यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होना चाहिए, ये हमको पहले से पता हो, मान लो कि इस चार्ज की वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये रहता है, तो अब उस जगह पर टेंजेंट ड्रॉ करने से क्या वही डायरेक्शन मिल रहा है, अगर मिल रहा है तो पैटर्न वेरीफाई हो रहा है कि हाँ ठीक बना होगा। इसको हटाते हैं। अब कई बार बात होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अगर बात होता है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हुआ, यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब होता है कांस्टेंट, तो ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग बात कर रहे हैं जो मैग्नीट्यूड में भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन में भी कांस्टेंट है, ऐसा फील्ड का कैसा फील्ड लाइंस बनेगा, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कुछ इस प्रकार बनाया जाता है। इक्वली स्पेस्ड पैरेलल लाइंस, इक्वली स्पेस्ड पैरेलल लाइंस, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन है। क्यों? किसी भी पॉइंट पर, अभी ऐसे पैरेलल लाइंस है तो किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट ऐसे ही बनेगा हर जगह पर, यहां 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 कहीं भी देख लो फील्ड का डायरेक्शन सेम मिल रहा है। और इक्वली स्पेस्ड होने से क्या हुआ कि किसी भी पॉइंट पर तुम देखोगे तो डेंसिटी हर जगह सेम दिखेगा। इक्वल स्पेसिंग है, इक्वल स्पेसिंग इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हर जगह फील्ड लाइंस का डेंसिटी सेम है, और डेंसिटी सेम है इसका मतलब फील्ड का हर जगह मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन तो सेम है ही, तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अगर कोई ऐसा बना रहा है तो ये दिस इज नॉट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ई वेक्टर इज नॉट यूनिफॉर्म। क्यों? डायरेक्शन तो हर जगह सेम आ रहा है ना, पैरेलल लाइन से डायरेक्शन तो हर जगह सेम आ रहा है, लेकिन ये पॉइंट ए ये पॉइंट बी, तो EA इज नॉट इक्वल्स टू EB, मैग्नीट्यूड में सेम नहीं है। क्यों? सीधा सा बात है, स्पेसिंग अलग अलग है मतलब डेंसिटी अलग अलग है, और डेंसिटी अलग अलग है तो फील्ड का वैल्यू सेम नहीं है। ठीक है, हटाया जाए इसको। तो यहां तक बात की हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अब कोई भी चार्ज पैटर्न है ना, तो उसका हम लोग को फील्ड लाइंस का कैसा उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड का जाल हो सकता है, ये हम लोग को एक आइडिया लग गया, कुछ बात समझ में आ गया कि कैसा दिख सकता है।
अब चलते हैं आगे। मोशन ऑफ अ चार्ज